Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of August 2025. तो गाइज आज है तारीख 16 अगस्त 2025 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बोत्सवाना को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत काम के हैं। उससे पहले दोस्तों माफ़ी चाहता हूं, आज का सेशन हमारा बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, क्योंकि अब हमारा जो सेशन का टाइमिंग है वो एग्जैक्ट टाइमिंग मॉर्निंग में 7 से 7:30 बजे के बीच में है। तब अपने लाइव सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन आज मॉर्निंग क्या कल रात से ही दोस्तों इंटरनेट की बहुत सारी समस्याएं थी मेरी तरफ, तो उस वजह से सेशन ये कंडक्ट नहीं हो पाया मॉर्निंग में। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे इंटरनेट मिला है, तो इस सेशन को मैं एग्जैक्टली अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, देन उसके बाद आपको अपलोड कर दूंगा। तो आपका करंट अफेयर का किसी भी पर्टिकुलर डे का इंपॉर्टेंट कंटेंट छूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है और आगे भी करते रहेंगे। किसी भी दिन का हम वीडियो स्किप नहीं करते हैं, और वही चीज़ आपने भी मेंटेन करनी है। किसी भी दिन का लेक्चर स्किप नहीं होना चाहिए। आपको हर एक चीज़ से अपडेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज द हिंदू का डेली एडिशन अगर आप लोग देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखे हैं तो पेज नंबर 1 पे आपको सबसे पहले ये 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। दोनों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास में 2 से 3 आर्टिकल्स और हैं जो बहुत काम के हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है दोस्तों, ये एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा, है बहुत काम का। इसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है जो हमारे अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है। दैट मीन्स ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3 तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हर साल इंडिपेंडेंस डे का जब सेलिब्रेशन होता है तो हमारे पीएम मोदी जो हैं वो एक स्पीच देते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री हर इंडिपेंडेंस को स्पीच देता है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी प्रधानमंत्री हो। अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो इस बार जो कल ये स्पीच दी गई है पीएम मोदी की साइड से, वो स्पीच अपने आप में सबसे ज़्यादा लंबी देखने को मिली है। लंबी स्पीच के साथ साथ इसमें बहुत अच्छी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन हैं या बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट्स हुए हैं। अगर सही तरीके से काम जल्दी होता है तो ये अनाउंसमेंट्स बहुत ही ज़्यादा बड़े डेवलपमेंट्स लेकर आएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे 5 मेजर अनाउंसमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। 5 मेजर अनाउंसमेंट्स, सबसे बड़े अनाउंसमेंट, जिसमें से सबसे पहला अनाउंसमेंट आता है दोस्तों, वो है मिशन सुदर्शन चक्र। याद रखना, तो पीएम मोदी कहते हैं भारत बहुत जल्दी अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा, वो भी 2035 तक। जैसे आज हम लोग रशिया के S-400 सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस S-400 का यूज़ किया था, एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया था। इस बात को पीएम मोदी हाईलाइट भी करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया, भारत के वेपन्स किस तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल करे जाते हैं। तो अब इसी के आधार पे हम खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं, वो भी उसका नाम होगा सुदर्शन चक्र। अभी जो S-400 हमने रशिया से परचेज किया है, जब ये भारत में आता है तो भारत में हमने खुद का भी इसी को नाम दिया है सुदर्शन चक्र का, ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो इंडिया अपना खुद का पर्सनल 2035 तक सुदर्शन चक्र बना लेगा, जो हमारे एरियाज़ की प्रोटेक्शन करेगा। दुश्मन हमारे ऊपर मिसाइल या ड्रोन दागने की कोशिश करेगा तो उसको हवा में मार के गिराने की ताकत रखेगा ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। तो पहला अनाउंसमेंट, जो मेजर अनाउंसमेंट्स तो बहुत सारे करे गए, इसमें पहला मेजर अनाउंसमेंट यह है दोस्तों, याद रखना। दूसरा मेजर अनाउंसमेंट जो है वो है प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना। इस योजना का यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है। ये स्कीम जो है ये 1 टाइम ग्रांट प्रोवाइड करवाएगी, 1 टाइम पेमेंट देगी, वो भी 15,000 रुपए का, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज इन द प्राइवेट सेक्टर। जो भी व्यक्ति पहली बार प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा, पहली बार यहाँ पर एंटर करेगा, तो उसको 1 टाइम शुरुआती तौर पर एक बार 15,000 रुपए दिए जाएंगे एज अ ग्रांट, एज अ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। समझ गए। बाकी कुछ इंसेंटिव्स प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट्स को भी दिए जाएंगे, यह भी यहाँ पे ध्यान रखना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार है वो बना सकें। तो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट मिलने वाला है।
ताकि भारत को जल्द से जल्द, मतलब जो आज भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी का दर है वो ज़्यादा है, उस चीज़ को यहाँ पर, उस गैप को हमें भरना है। तो उसके लिए सेकंड अनाउंसमेंट आपको ये देखने को मिलेगा, अगेन सेकंड मेजर डेवलपमेंट। एंड थर्ड मेजर डेवलपमेंट जो इस स्पीच में दिया गया है वो है मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले मैंने ऑलरेडी आपको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में पढ़ा दिया है। याद आ रहा है या नहीं बताओ? पढ़ाया है ना कि सेमीकंडक्टर मिशन के तहत हम लोगों ने अभी नए 4 प्लांट्स का उद्घाटन किया है, या नए 4 प्लांट्स उद्घाटन नहीं हुआ अभी, सॉरी, सेटअप हो रहे हैं। और वो सेटअप कहाँ पे हो रहे हैं? 2 उड़ीसा में हो रहे हैं, याद आ रहा होगा। और बताओ बाकी 2 कहाँ पे हो रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में 10 सेमीकंडक्टर प्लांट्स आज के समय पर हो चुके हैं, जहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करे जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि ये 2025 वाला जो साल चल रहा है, इस साल के अंत तक इंडिया खुद का बनाया हुआ, यानी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को तैयार कर लेगा बाय द एंड ऑफ 2025। ये तीसरा मेजर अनाउंसमेंट हुआ है। एंड द नंबर 4th अनाउंसमेंट जो है वो है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। किसी भी देश को अगर आप देखोगे तो वहां पर एनर्जी सेक्टर बड़ा रोल प्ले करता है उसकी देश की ग्रोथ में। समझ गए? तो न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में आज इंडिया बहुत पीछे है। तो पीएम मोदी कल अनाउंस करते हैं कि इंडिया विल एम एट इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी। भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता को दुगना करने वाला है और ज़्यादा तेजी से बढ़ाने वाला है, वो भी 2047 तक। 2047 तक इंडिया के पास में 10 न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स होंगे, जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, बिजली प्रोड्यूस हो रही होगी, वो भी न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से, जिसमें कोई प्रदूषण नहीं हो रहा होगा। दैट मीन्स कोयला वगैरह जला के यहाँ पर ये बिजली का उत्पादन हम नहीं कर रहे होंगे। ये क्लीन एनर्जी होगी, जिससे हम अपने देश को आगे डेवलपमेंट में ग्रो कर सकते हैं और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, प्रदूषण से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 मेजर डेवलपमेंट। सर आप कहोगे आपने तो बोला था कि 5 मेजर अनाउंसमेंट्स करे गए, ये तो 4 मेजर अनाउंसमेंट्स हो गए। इसके बाद जो 5वां अनाउंसमेंट दोस्तों है वो क्या है? इंजन का डेवलपमेंट। जो हमारे फाइटर जेट्स, आज आपको पता होगा हम लोग बहुत सारे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो फाइटर जेट्स के ऊपर में भारत आज पूरी तरीके से निर्भर है अलग अलग देशों के ऊपर। ये Su-57 की बात करें, रशिया से लिया गया है, रशिया का फाइटर जेट है। ठीक है, उसके अलावा यूएसए से हमने फाइटर जेट्स को परचेज करा हुआ है। लेकिन अभी हम खुद का जो जेट बना रहे हैं, खुद का तेजस डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो इंजन लगाया जाएगा वो भी हम अमेरिका से ही परचेज कर रहे हैं। अमेरिका की एक कंपनी है GE, याद होगा। तो GE का F404 इंजन जो है वो हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो ये अमेरिका से परचेज किया जा रहा है। तो हम अभी एक मामला ऐसा है जिसमें बहुत पीछे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स के लिए अभी तक कोई इंजन नहीं बनाया। तो वो भी अनाउंसमेंट करा गया है कि फाइटर जेट्स के लिए जो ये इंजन है उसका भी डेवलपमेंट शुरू होगा। जो कावेरी इंजन है, याद होगा, फंड कावेरी इंजन करके एक बहुत बड़ा ट्रेंड पिछले कुछ समय पर चलाया था, आज से 2 से 3 महीने पहले। तो कावेरी इंजन के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर जो ये काम है वो शुरू होने वाला है। ये 5वां मेजर डेवलपमेंट है। हालांकि इसमें हम एक और डेवलपमेंट को काउंट करेंगे तो 6 मेजर अनाउंसमेंट्स हो जाएंगे। और वो छठा अनाउंसमेंट है देश के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के अंदर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको पूरी तरीके से मॉनिटर करना। देश में पॉपुलेशन, जो आबादी है, वो बड़े अलग अलग तरीके से बढ़ रही है या घट रही है। कुछ राज्यों में आबादी घट रही है, कुछ राज्यों में आबादी अभी भी बढ़ रही है। और जो हमारे बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं, बॉर्डर वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पे हम म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, नेपाल से बॉर्डर को शेयर करते हैं, वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी उन देशों के जो लोग हैं वो अवैध तरीके से इंडिया की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की बात करेंगे, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भारत की पॉपुलेशन को चेंज कर रहे हैं। इसको मॉनिटर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली बॉर्डर वाले स्टेट्स के ऊपर। वो बात भी इनकी साइड से मेंशन की गई है। तो उसके लिए एक अलग डेमोग्राफिक मिशन शुरू होगा, उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी का अनाउंसमेंट आगे पूरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों हमारे न्यूज़पेपर का आर्टिकल और मेजर अनाउंसमेंट्स जो कल इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री जी की साइड से किए गए हैं। इसमें जो मेजर फोकस है दोस्तों वो अपने खुद के सुदर्शन चक्र सिस्टम के ऊपर में ज़्यादा है। ठीक है, अब ये सुदर्शन चक्र कुछ उसी प्रकार से होगा जैसे आज हमने रशिया का S-400 सिस्टम को देखा है। ये रशिया का S-400 ट्रियम्फ के बारे में तो आपको पता है ना,
यार मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पढ़ के जाइएगा हर हाल में, क्योंकि S-400 बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में, लगभग पिछले 3 से 4 महीनों में हमने ही 6 से 7 बार डिस्कस कर लिया है। तो S-400 की जब बात करते हैं तो रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है एल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो, इनकी साइट से डेवलप किया गया है। भारत ने रशिया से 5 S-400 सिस्टम को खरीदने की डील की थी, जिसमें से 3 S-400 इंडिया के पास में ऑलरेडी आ चुके हैं। बचे कुछ 2 सिस्टम 2026-27 के अंत तक हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो S-400 काम कैसे करता है? ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, तो हवा में ही हम अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की या डिफेंड करने का काम करता है, इसलिए इसको एयर डिफेंस सिस्टम बोला जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? दुश्मन ऊपर से रॉकेट दागने की कोशिश कर रहा है और मान लो ये इंडिया है, हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया यानी S-400। अब S-400 में कोई एक ट्रक तो है नहीं, एक ही ट्रक लगा दिया उससे यहाँ पर सीधा अटैक होगा, नहीं। S-400 में दोस्तों ये 4 कंपोनेंट्स आते हैं। इसमें एक लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार होता है, कमांड व्हीकल होता है, एंगेजमेंट रडार होता है एंड लॉन्च व्हीकल होता है। तो ये रडार जो है काम करता है, रडार डिटेक्ट करता है। अब मान लो इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, हमारे ऊपर कोई ड्रोन छोड़ने की कोशिश करता है या उनका कोई फाइटर जेट हमारी टेरिटरी में एंटर करता है, तो ये रडार एक्टिव हो जाएगा। रडार एक्टिव है ही, काम कर रहा है। रडार को पता चल गया कि बाहर से दुश्मन का ड्रोन आया है हमारे एरिया में या बाहर से फाइटर जेट आया है हमारे एरिया में, तो रडार यहाँ पे कमांड व्हीकल को ये इन्फॉर्मेशन देगा। कमांड व्हीकल से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन लॉन्चर व्हीकल तक जाएगी। लॉन्चर व्हीकल से एक रॉकेट निकलेगा, रॉकेट निकलने के बाद में सीधा इस फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर ड्रोन होगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये तरीका होता है एयर डिफेंस सिस्टम के काम करने का, और ऐसे ही S-400 भी काम करता है। हालांकि S-400 के अंदर में मल्टीपल लेयर्स ऑफ मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि नाम इसका S-400 है, ये आपको याद होगा। ठीक है, S-400 की जब हम बात करते हैं यानी 400 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन अगर 400 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसको हम अटैक कर सकते हैं इस S-400 का इस्तेमाल करके। और इसमें अगर हम मिसाइल को चेंज कर दें, क्योंकि मिसाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं, तो कम दूरी पर मिसाइल दागने की भी इसमें ऑप्शन प्रेजेंट है। जैसे एक मिसाइल आती है इसमें 9M96E, इसकी 40 किलोमीटर्स की रेंज है। फिर ऐसे यहाँ पर एक 120 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, एक 250 किलोमीटर वाला है और सबसे ज़्यादा 400 किलोमीटर वाला, जिस वजह से हम इसको S-400 कहते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखनी है सर, S-400 मतलब तो समझ में आ गया कि 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को जाकर यह भेद सकता है, लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी ताकत है। ताकत यह है कि ये दुश्मन का जब हमला हो रहा है, दुश्मन दूरी से आ रहा है, तो 600 किलोमीटर की दूरी से आते हुए टारगेट को ये डिटेक्ट कर लेता है। यानी 600 किलोमीटर की दूरी से ये डिटेक्ट कर लिया कि हाँ दुश्मन आ रहा है सामने से। डिटेक्ट करने का काम 600 किलोमीटर की दूरी से है, और फिर उसके बाद ये मिसाइल लॉन्चर सब एक्टिव होगा, उसमें से मिसाइल जाएगा, जब वो टारगेट हमारे दायरे में आ जाएगा, 400 किलोमीटर उसकी रेंज में आ जाएगा, उसको सीधा ये अटैक कर देता है S-400 सिस्टम। तो इस तरीके से वर्क करता है। कुछ इसी प्रकार का हम अपना भी एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं, उसी पे काम शुरू हो चुका है। पीएम मोदी कहते हैं कि जो हम ये तैयार करेंगे ये 2035 तक रेडी हो जाएगा, जो अभी हमने इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यह है सर, भारत ने अभी तक एक भी अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया। ऐसा नहीं है, इंडिया के पास में बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन उनकी रेंजेस बहुत कम है, बहुत कम। शॉर्ट रेंज के लिए है, थोड़ी दूरी के लिए यहाँ पे दुश्मन को टारगेट करना है, उसके लिए हम चाहते हैं मैसिव रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना। ठीक है, आज भारत के पास में देखोगे तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया तो उसमें S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दोनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर है, जबकि S-400 की 400 किलोमीटर है। वैसे ही इजराइल के पास में अपना आयरन डोम नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है, याद होगा। तो हम वही तो चाहते हैं कि ऐसा मजबूत, पावरफुल एक खुद का एयर डिफेंस सिस्टम रेडी करना, और ये सब होगा मिशन सुदर्शन चक्र के तहत, ध्यान रखिएगा। बाकी क्या केवल भारत, रशिया और इजराइल के पास में ही ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है और किसी के पास नहीं है? भाई बहुत कंट्रीज हैं जिनके पास में है। यूएसए के पास में है, चाइना के पास में है, इंडिया के पास में है, रशिया के पास में है, इजराइल के पास में है। इन सब देशों के पास में अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, रशिया का सबसे पॉपुलर हो गया S-400, यूएसए के पास में पैट्रियट है, यूएसए का दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड है।
ठीक है, इसराइल और इंडिया ने मिलकर जिस पे काम किया है वो बैराक 8 है। तो ये सब एयर डिफेंस सिस्टम है। इस वाली फोटो को ज़रूर से रख लीजिएगा, ये वाली फोटो और भी काम की है कि भारत के पास में अभी तक जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो कौन से देश से लिया गया है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे S-400 ट्रियम्फ देखोगे, हमने रशिया से लिया है, 400 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, फिर अपना ये पृथ्वी वाला सिस्टम है, ये इंडिजीनियस हमने खुद से बनाया है, रेंज इसकी ऐसी ऐसी है, इन पे भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, खुद से बनाया है, 35 किलोमीटर की रेंज है। बैराक 8 इंडिया और इसराइल ने मिलकर डेवलप किया है, 100 किलोमीटर की रेंज है। QRSAM क्विक रिएक्शन वाला जो मिसाइल सिस्टम है, ये भी खुद से बनाया है, 30 किलोमीटर की रेंज है। स्पाइडर नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसराइल से लिया है, 20 से 50 किलोमीटर की रेंज है। फिर क्वादरत नाम का यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है, सोवियत यूनियन जो पहले USSR हुआ करता था उससे परचेज किया था, 24 किलोमीटर की रेंज है इसकी। फिर ऐसे ही वेरी शॉर्ट रेंज वाले भी एयर डिफेंस सिस्टम है भारत के पास में। वेरी शॉर्ट रेंज मतलब केवल 5 किलोमीटर की दूरी तक अगर टारगेट को हिट करना है, वो वाले जो हमने सोवियत यूनियन से लिए हैं, जिसमें स्ट्रेला 10 है, टुंगुस्का है एंड ZSU है, जो बहुत पुराने हो चुके हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट है। अब यहां से भी कोई क्वेश्चन बन जाए, आप रेडी है, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं बन सकता। A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है रिगार्डिंग एयर डिफेंस सिस्टम। तो सर क्वेश्चन यहां से बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं। एग्जाम्पल दिखा देता हूं ये। अच्छा, एक चीज़ और सुनना, जब हम लोग ये पूरा सिस्टम परचेज कर रहे थे S-400, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये देखोगे तो हमने 5 S-400 को परचेज करने की डील की थी रशिया से, जिसमें से 3 मिल चुके हैं और तीनों हमने पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। 5 अगर हमारे पास में आ जाएंगे तो एक इस एरिया को कवर करेगा, दूसरा इस एरिया को, तीसरा इस एरिया को, यानी पाकिस्तान की एरिया से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। फिर चौथा इधर चाइना वाले बॉर्डर पर और इधर अरुणाचल वाले बॉर्डर पर। तो ये 5 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे लगाए जाएंगे। जब हम ये परचेज कर रहे थे, किससे? रशिया से, तो इंडिया के ऊपर में एक सैंक्शन लगने का डर था, वो था काटसा के सैंक्शंस। काटसा ये तो अमेरिका लगाता है, हाँ, अमेरिका के सैंक्शंस दोस्तों, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया से ये जो S-400 है भारत परचेज करे। हालांकि यहाँ पर हम लोगों ने परचेज किया, कोई काटसा के सैंक्शंस हमारे ऊपर नहीं लगे। काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ऐसे करके कुछ एक्ट है, समझ गए? तो इंडिया को यहाँ पर एक प्रोटेक्शन भी मिली, भारत ने यहाँ पर फिर भी डील की, काटसा का कोई डर था नहीं और काटसा हमारे ऊपर इम्पोज भी नहीं हुआ। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए पढ़कर जाना है। ये 2025 का प्रश्न है। प्रश्न कहता है विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस, भारत के डिफेंस के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 3 प्रकार के एयरक्राफ्ट दिए गए हैं, बताना है वो एयरक्राफ्ट किस प्रकार के हैं, किस टाइप के हैं। तो ये मैच पूरा मैचिंग दिया गया है, इसमें बताना है कितने पेयर्स करेक्टली मैच हैं। पहला कहता है डॉर्नियर 228, क्या ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है? दूसरा कहता है IL-76, क्या ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है? तीसरा कहता है C-17 ग्लोब मास्टर, क्या ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है? बताइए इन तीनों में से कितने पेयर्स करेक्टली मैच हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। केवल 2 पेयर्स करेक्टली मैच हैं। कौन कौन से? पहला वाला डॉर्नियर 228, बिल्कुल ये हमारे समुद्र पर दस्तक मारने के लिए एयरक्राफ्ट बनाया गया है, उसी के उपयोग में आता है। IL-76 की बात करेंगे तो ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी सेकंड वाला पेयर गलत है। थर्ड वाला पेयर C-17 ग्लोब मास्टर, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो ये भी करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, सेकंड वाला यहाँ पर इनकरेक्ट है। सेकंड वाला सर इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि IL-76 कोई सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, ये भी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ध्यान रखिएगा। काम खत्म। 2025 का क्वेश्चन। ऐसे ही 2024 में पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट्स। आपको 3 एयरक्राफ्ट्स के नाम दिए गए हैं, राफेल, MiG-29, तेजस MK1। तेजस MK1 अभी आपको पता होगा, जिसके लिए हम अमेरिका की GE कंपनी से इंजन परचेज कर रहे हैं। राफेल हमने ऑलरेडी फ्रांस से परचेज किया। तो दो पूछा गया है, बताओ वो इन तीनों में से कितने फाइटर जनरेशन ऐसे हैं जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। इनमें से कौन कौन से फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है? कहोगे 5th जनरेशन के, सर अभी तक तो आप पढ़ा रहे थे भारत के पास में 5th जनरेशन का फाइटर जेट है ही नहीं। सबसे हाईएस्ट है जो वो 4.5 जनरेशन का है, 4.5 जनरेशन का, वो भी राफेल है। तो 5th जनरेशन का फाइटर जेट तो है नहीं भारत के पास में, अभी भी बनने में टाइम लगेगा, उसके ऊपर डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। 10 साल 15 साल बाद यहाँ पर उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। तो इसका आंसर नन होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस समय 2025 के हिसाब से भी सॉल्व करोगे तब भी भारत के पास में 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन हो गया। देखो ट्रेंड पूरा सेट है, डिफेंस के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मज़ेदार तरीके से पढ़ के जाना होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। S-400 पर ध्यान रखना बहुत अच्छे से।
भारत के सभी एयर डिफेंस सिस्टम के नाम याद रखना। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, 2 नंबर आपके खिंच जाएंगे। ठीक है, ये 2018 का PYQ है कि यहाँ पर जो थर्ड है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये थर्ड कई बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये क्या है? तो ये अमेरिका का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, याद रखना। जो अभी हम लोगों ने देखा था, ये अभी अमेरिका का एक ऐसा ही पैट्रियट भी आता है ना, पैट्रियट मिसाइल। चलो, अब फिलहाल ये सब सॉल्व करते रहना, ये सब प्रीवियस ईयर है, वो सब आपको मिलेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और अपने सभी लोग कमेंट्स ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। ये अभी जो आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पता चलेगा कि आपने S-400 के बारे में क्या क्या सीखा। ठीक है, तो ये कहता है S-400 ट्रियम्फ मिसाइल सिस्टम, कई बार ये न्यूज़ में रहता है। तो इसी को देखते हुए आपने बताना है कि इंडिया के डिफेंस के लिए इतना ज़्यादा ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है क्योंकि ये S-400 भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, भारत की एयर डिफेंस वाली मजबूती को बढ़ा देता है और इससे हम एयरक्राफ्ट भी गिरा सकते हैं, दुश्मन के मिसाइल्स भी गिरा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो S-400 है, ये एक जियोपॉलिटिकल इसका इम्प्लीकेशन भी देखने को मिला। जब इसको हमने खरीदा तो यहाँ पे अमेरिका के काटसा के सैंक्शंस का सबसे बड़ा डर रहा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो S-400 है, ये कंप्लीटली भारत में बनाया जाता है, कंप्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली, B 1 and 3 ओनली, C 2 and 3 ओनली, या फिर D तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तब जब तक आंसर दोगे तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDFs वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्हीं PDFs की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, शानदार सा PDF, हर एक इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आपका जो भी कंटेंट है, नोट्स हैं, नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ऐसे ही भी अगला आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं डायमंड इंडस्ट्री के बारे में, अभी ये न्यूज़ में है, क्या मामला चल रहा है। फिर GST के बारे में डिस्कशन करेंगे, GST क्या है, ओवरऑल पूरा पैकेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। हर एक इंपॉर्टेंट फोटोज़, UPSC के 2017 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन क्या था, ये सब कुछ आपको मिल जाता है एक ही PDF में। और ये जो PDF है दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ध्यान रखना। जो दिखता है वही एग्जैक्टली मिलता है, ऐसा नहीं है आपका पेमेंट के बाद कुछ और मिल जाएगा। ठीक है, या क्वांटिटी या क्वालिटी बहुत बेकार मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सामने प्रेजेंट है यही सब कुछ आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। एक पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अगले ही महीने से ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे मैसिव तरीके से, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से हमने कोई इंक्रीमेंट इसमें नहीं किया है। और ये बात मैं आपको लास्ट कई महीनों से बताता आ रहा हूँ कि हाँ, आपका जो ये सितंबर का महीना होगा तब से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, तो व्हाट्सएप पर जा सकते हो। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करके रखिए, बहुत ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में सभी PDFs आपको अवेलेबल हो जाती हैं। करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, यह है दोस्तों आज का न्यूज़पेपर का पेज नंबर 11। कहोगे GST वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं किया, अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला कवर कर लेते हैं क्योंकि ये आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत काम का है। यहाँ पर देखोगे पेज नंबर 11 बिजनेस वाला सेक्शन है। मेंशन किया जा रहा है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए भारत के ऊपर में, क्योंकि USA ने आपको पता है 25% का टैरिफ लगाया, बाद में 25% का और टैरिफ लगा दिया, तो लगभग 50% के टैक्सेस इम्पोज करे गए भारत के ऊपर में। तो अब क्वेश्चन आता है डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि अकेला अगर आप अमेरिका देखोगे तो अमेरिका जो है भारत से 30% के आसपास जो डायमंड्स हैं, जो ये हीरे हैं, वो खरीदता है। अब जब हीरे खरीदता है तो भैया इस पे टैक्स लग गया, टैरिफ लग गया। तो जो डायमंड पहले 100 रुपये का बिक रहा था अमेरिका में, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं, तो अब ये टैक्सेस इंपोज हो गए। जब दोनों लग जाएंगे टैक्स तो ये सीधा 150 रुपये का हो जाएगा। तो क्या अमेरिका में भारत के डायमंड्स की डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी? आप कहोगे नहीं भाई, 100 रुपये से सीधा 150 रुपये हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा, डिमांड बेकार हो जाएगी। डिमांड खत्म हुई, जैसे ही डिमांड खत्म हुई दोस्तों, वैसे ही किसको नुकसान होगा? हमको नुकसान होगा।
क्यों? क्योंकि इंडिया में गुजरात के अंदर में सबसे ज़्यादा डायमंड ट्रेडर्स हैं। दुनिया का बहुत सारा जो कच्चा डायमंड है, कच्चा हीरा, क्योंकि हीरा कैसे बनता है? चट्टान की फॉर्म में मिलता है। वो चट्टान की फॉर्म में कच्चा हीरा आता है भारत। भारत में उसकी कटिंग होती है, उसको पॉलिश किया जाता है, शेप दिया जाता है गुजरात के अंदर में, सूरत में। फिर उसके बाद ये यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। दुनिया में मैक्सिमम हीरा हम ही एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कच्चा हीरा आता है, उसको शेप देना, पॉलिश करना, कट करना, उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना। ऐसे ही यूएसए भी हमसे परचेज करता है। तो प्रश्न यहाँ पर यही है कि अब ये महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा, कोई परचेज नहीं करेगा, नुकसान हमारी गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री को होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यूएस अलोन अकाउंट्स फॉर ओवर 30% ऑफ इंडियाज जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट। अकेला अमेरिका भारत से जेम्स एंड ज्वेलरी का 30% के आसपास सामान खरीदता है। इतना कोई नहीं, इतना बड़ा बायर कोई नहीं है जितना बड़ा अमेरिका है। लेकिन ये टैक्सेस का लगना इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चिंताजनक विषय है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंडिया का जो ये डायमंड है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है, रिलायबल है, जिस पे लोग विश्वास करते हैं। तो कुछ समय के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये इम्पैक्ट वापस से वैसे ही हो जाएगा, कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे सूरत डायमंड एसोसिएशन के एक मेन प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जगदीश कुंत, ये कहते हैं कि जो अमेरिका ने ये दिया है, पूरा टैक्सेस वगैरह इम्पोज किया है, ये एक टेम्पररी फेस है, थोड़े समय के लिए दुख रहेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास में दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं जो ऐसे हाई क्वालिटी के ज्वेलरीज को एक्सपोर्ट कर सके अमेरिका में। समझ गए? तो महंगाई वहाँ पर वो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और यूएसए में लोग गोल्ड से ज़्यादा डायमंड को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और डायमंड के मेन एक्सपोर्टर हम हैं। कच्चा डायमंड आता है, कटिंग पॉलिशिंग करके दुनिया भर में हम भेज रहे हैं। तो यूएस के पास ऑल्टरनेटिव बचेगा नहीं। तो इंडिया को यहाँ पर थोड़े समय के लिए एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट आने वाले समय पर यह सिचुएशन वापस से ठीक हो जाएगी, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी दोस्तों अगस्त का महीना है। अब दिसंबर में हमारा जो क्रिसमस है वो आ जाएगा, तो क्रिसमस से पहले बहुत सारे इवेंट शुरू हो जाते हैं। अब यूएसए के अंदर में क्रिश्चियनिटी है सबसे ज़्यादा, तो लोग डायमंड्स को ज़्यादा चूज़ करते हैं। क्रिसमस या न्यू ईयर पे आप देखोगे इंडिया का डायमंड इंडस्ट्री वापस से बूम करने लगेगा। ये भी एक अनुमान दिया गया है हमारे सूरत डायमंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की साइड से। ठीक है, तो अगर एक छोटा सा बदलाव होता है तो वो टेम्पररी फेस है, टेम्पररी फेस बाद में चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यूएस का मार्केट अगर आप देख पाओगे हमारे लिए बहुत बड़ा है, हम ऐसे मार्केट को छोड़ नहीं सकते। हालांकि हमें ये भी ऐड करना होगा कि पिछले कुछ समय पर ये हमारा डायमंड इंडस्ट्री का मार्केट ऑलरेडी हिट हुआ है। अब इंडिया के अंदर में जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होती है उसको देखने के लिए हमने अलग से बॉडी, एक काउंसिल बना रखा है, ध्यान होना चाहिए, जिसका नाम है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। शॉर्ट फॉर्म में GJEPC के नाम से इसको जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी बॉडी है जो हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री को मैनेज करने का काम करती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो इस बार ऑलरेडी जो कच्चा हीरा होता है वो भारत में कम आया है, क्योंकि कच्चा हीरा अफ्रीका से आता है, अफ्रीका की खदानों से निकलता है, फिर भारत में आके उसकी कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, फिर वो बाहर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों ये इंडिया में इस बार कम आया है, तो ऑलरेडी हमारा सेक्टर अफेक्ट कर रहा है। तो ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही असर नहीं पड़ेगा, यूएस के टैक्सेस का असर पड़ेगा, डायमंड इंडस्ट्री हिट करेगी, बुरी तरह से हिट करेगी, लेकिन ये टेम्पररी फेस होगा। कुछ समय बाद जो ये फेस्टिव सीजन शुरू होगा, ये क्रिसमस शुरू होगा, न्यू ईयर शुरू होगा, वहाँ पर वापस से डायमंड की डिमांड्स बढ़ जाएगी। अब ये केवल और केवल एक प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है, अनुमान है, जो भी कह लो, एस्टिमेशन है। ये तो समय ही बताएगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि चलो डायमंड इंडस्ट्री चर्चाओं में है, इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री चर्चाओं में, तो आपको डायमंड के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए जो प्रीलिम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ये डायमंड बनता कैसे है? ये डायमंड आपको पृथ्वी के नीचे मिलेगा। जैसे हम कोयले को निकालते हैं ना खुदाई करके खदानों में से, उसको बोलते हैं माइनिंग करना। वैसे ही डायमंड की माइनिंग भी होती है, क्योंकि डायमंड का जो कच्चा फॉर्म है या कच्चा रूप है वो है एक चट्टान के फॉर्म में। उस चट्टान के फॉर्म में से उस चट्टान के बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ को हटा के एकदम खरा डायमंड निकालना। ठीक है, उसको हटाया जाता है, कटिंग होती है, पॉलिशिंग, शेप दिया जाता है, वो इंडिया में ही सारा काम होता है। तो डायमंड का जो मेन कॉम्पोजिशन है वो होता है प्योर कार्बन। कार्बन के अरेंजमेंट से ही पूरा डायमंड बनता है, इसलिए माना जाता है एक हार्डेस्ट नेचुरली सब्सटेंस है। कि असली अगर हीरा होगा, बिल्कुल अपने एक सबसे सुपीरियर प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हीरा होगा तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक हार्डेस्ट फॉर्म में होता है, उसको आप तोड़ोगे
मतलब इम्पॉसिबल सा है, जिससे तोड़ रहे वो टूट जाएगा लेकिन वो हीरा नहीं टूटेगा। इतना हार्ड, इतना स्ट्रांग होता है। ये बनता कैसे है? ज़मीन के नीचे ज़्यादातर जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, मैग्मा है, उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ज़मीन के नीचे कहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पाइप्स होते हैं, मतलब एक जगह बोली गई है जिसका नाम है, एक है किम्बरलाइट, दूसरा है लैम्प्रोइट। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्लीज़ दोस्तों इस बात को लिख लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा, किम्बरलाइट और लैम्प्रोइट। क्वेश्चन बन जाए कि सर बताओ किम्बरलाइट और लैम्प्रोइट पाइप्स किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं? ये पाइप्स एसोसिएटेड किस चीज़ से हैं, किस इंडस्ट्री से हैं? तो ये डायमंड इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब बात आती है मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर्स की। दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन से हैं डायमंड्स के? तो रशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अगर हम वॉल्यूम वाइज देखते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में रशिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि रशिया में आधा हीरे की जो वैल्यू है बहुत कम होती है, चीपर होता है, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। क्वालिटी भी तो डिपेंड करती है ना, समझ गए? तो वॉल्यूम वाइज तो वैसे रशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर हम डायमंड की वैल्यू देखें कि हाँ बहुत एक्सपेंसिव, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का डायमंड, वो वैल्यू वाइज अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका में स्पेशली बोत्सवाना नाम के देश में, जो एग्जैक्टली मैंने आपको आज मैप में देखने के लिए बोला है। तो अफ्रीकन नेशन है बोत्सवाना। तो वहाँ पे वैल्यू वाइज अगर आप लोग देखोगे तो बोत्सवाना बहुत ज़्यादा रिचेस्ट माना जाता है। बोत्सवाना में एक माइन है, खदान है, जिसका नाम है ज्वानिंग माइन। प्लीज़ मैंने थंबनेल में मेंशन कर रखा है, इसको रट लीजिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट माइन है डायमंड के मामले। दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना इसी ज्वानिंग माइन में पाया जाता है, और ये पूरी खदान बोत्सवाना में है। तो रशिया हो गया, बोत्सवाना हो गया। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा है, अंगोला है, साउथ अफ्रीका है, एंड देन ऑस्ट्रेलिया है। ये कुछ कंट्रीज़ है जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं डायमंड की। कहोगे वेट, इंडिया दुनिया भर में एक्सपोर्ट तो कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। अमेरिका अकेले भारत से 30% ये पूरा जो हीरे जवाहरात हैं ये सब परचेज कर रहा है। इंडिया का नाम नहीं है कहीं पे प्रोड्यूसर में। तो इंडिया का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया वाकई में प्रोड्यूसर नहीं है। भारत में कोई ऐसा ये हीरा मिलता थोड़ी है, कोई प्रोड्यूस थोड़ी होता है, कोई चट्टान के फॉर्म में माइनिंग थोड़ी होती है। एक का दुक्का है जगह जगह पे, वो बहुत कम है, अभी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। इंडिया मेजर प्रोड्यूसर में नहीं गिना जाएगा, हम मेजर प्रोड्यूसर नहीं हैं। अब यहीं से फॉर एग्जांपल बोत्सवाना या फिर रशिया, यहाँ से कच्चा सोना निकलता है चट्टान के फॉर्म में, वो इंडिया आएगा, उसकी कटिंग पॉलिशिंग होती है गुजरात के सूरत में। कटिंग पॉलिशिंग होने के बाद में तब वो जाकर यहाँ पे दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें इंडिया का रोल कितना बड़ा है। अब दुनिया में टॉप वर्ल्ड माइंस की बात, डायमंड माइंस की बात करें, दुनिया में सबसे बड़ी हीरे की खदानें कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहला आता है ज्वानिंग माइन। ज्वानिंग बोत्सवाना के अंदर में प्रेजेंट है, याद रखना, रिचेस्ट बाय वैल्यू है जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी है एक उदाचनिया, नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, उदाचनिया कहाँ पर है? ये रशिया में प्रेजेंट है, ये भी ओपन पिट माइन है। फिर एक है मिन माइन, ये भी रशिया में है। फिर है अर्गल माइन, ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ये अब बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 2020 में ही क्लोज कर दिया गया था। ये वाली जो माइन है ये पिंक डायमंड्स के लिए ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन बन सकता है कि अर्गाइल माइन ऑस्ट्रेलिया में जो प्रेजेंट है ये किस प्रकार के डायमंड के लिए फेमस है? पिंक, गुलाबी कलर के डायमंड्स यहाँ से मिलते थे हमें, लेकिन 2020 में इस माइन को बंद कर दिया गया। अब जितने भी ये हीरे मिलते हैं, ये जो हीरे हैं इसमें दो प्रकार के इस्तेमाल होते हैं। अब आपको पता है हीरे का यूज़ होता है, आप कहोगे हीरे का इस्तेमाल क्या होता है? वही ज्वेलरी के लिए तो लोग डायमंड रिंग पहनते हैं, डायमंड नेकलेस पहनते हैं, यही सब चीज़ें तो हैं। उसके अलावा डायमंड का क्या इस्तेमाल है? भाई इंडस्ट्री में भी डायमंड का इस्तेमाल होता है, पता है? कहोगे कैसे? जो कटिंग शार्पनर्स होते हैं ना, आप देखोगे बहुत सारी ग्लास इंडस्ट्री होती है, शीशे वगैरह काटे जाते हैं, उनके जो कटर्स होते हैं उस कटर में डायमंड लगा होता है। कटिंग सेक्टर में, ड्रिलिंग में, ग्राइंडिंग में डायमंड का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म का डायमंड इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट की। डायमंड के मामले में इंडिया कहाँ पे प्रेजेंट है? इंडिया पहला देश था जिसने डायमंड को माइन करना शुरू किया था, जैसे गोलकोंडा वाला जो रीजन है वहाँ पर। इंडिया के बहुत फेमस डायमंड्स आपको देखने को मिलेंगे दुनिया में, जो बहुत फेमस है। कोहिनूर, कोई भूल सकता है? आज यूके में प्रेजेंट है, लेकिन उसका कोहिनूर का जो ओरिजिन है वो हुआ तो इंडिया से ही है ना, वो हीरा तो इंडिया का ही है ना। ऐसे ही दोस्तों होप डायमंड है, इतिहास में नाम जुड़ चुके हैं डायमंड्स के जो इंडियन ओरिजिन है। हालांकि इंडिया बहुत सारा डायमंड इंपोर्ट करता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे खुद के देश में प्रोडक्शन इसका बहुत कम है, मिनिमल है। इंडिया में मध्य प्रदेश के अंदर एक माइन है जो एक लौती एक्टिव माइन है डायमंड की, जहाँ पे थोड़ा बहुत डायमंड का खनन होता है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। वो डायमंड मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना रीजन में है।
उस डायमंड माइन का नाम है मझगवान माइन, ठीक है, क्या नाम है, मझगवन माइन। तो ये ओनली एक्टिव डायमंड माइन है भारत में। फिर इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है डायमंड सेक्टर में? इंडिया की स्ट्रेंथ यह है, देखो हम प्रोड्यूसर तो नहीं है, लेकिन डायमंड को शेप देना हो, कटिंग करना हो, पॉलिश करना हो, तो उसके मामले में हमसे तगड़ा कोई नहीं है। स्पेशली गुजरात के अंदर सूरत में ये सारा काम होता है। तो सूरत में डायमंड ट्रेडर्स आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी के आधार पर दोस्तों भारत में बहुत सारी अल्टीमेट स्कीम्स हैं, थोड़ा सा उन स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। स्कीम्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल नेम की बात करेंगे, किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस 2003 के अंदर में इस स्कीम की शुरुआत होती है। ये जो डायमंड माइंस हैं दोस्तों, इनमें कॉन्फ्लिक्ट कई बार होते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या फिर बच्चों से ये बहुत ज़्यादा खदान में खनन करवाया जाता है, उनकी जान चली जाती है। इस चीज़ को रोकने की बात करता है ये। दूसरा डी बियर, ध्यान रखना, डी बियर, डी बियर दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी है। डी बियर बियर की कंपनी नहीं है, डी बियर दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी है। फिर मैंने आपको बताया GJEPC, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये भारत का एक एपेक्स बॉडी है जो भारत के ज्वेलरीज डायमंड सेक्टर को मॉनिटर करने का, मैनेज करने का काम करता है ना। अब यहाँ पर आप लोगों से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन आपके सामने ये नीचे प्रेजेंट है। प्रश्न कहता है द किम्बरलाइट पाइप्स आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ये 4 मिनरल्स के नाम हैं, इनमें से किस मिनरल के साथ में किम्बरलाइट पाइप्स एसोसिएटेड हैं? गोल्ड, कॉपर, डायमंड या फिर यूरेनियम? बताओ फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में। इजी क्वेश्चन है तो जवाब तो देना है ही हर हाल में आप सभी लोगों को। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं जो हमारे पेज नंबर 1 पर ही था। अब इसमें यार ज़्यादा कुछ डिटेल्स तो है नहीं, लेकिन जो भी है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है जीएसटी के अंदर में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। इस बड़े बदलाव होने में थोड़ा सा समय लगेगा। हमारी केंद्र सरकार ने ये प्रपोजल दे दिया है कि जीएसटी के अंदर जो स्लैब रेट्स हैं उन स्लैब रेट्स को हम थोड़ा सा कम करेंगे, उसके अंदर में कट डाउन किया जाएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है, देखो अब सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपको पहले थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बेसिक फैक्ट पढ़ा देता हूँ। यह है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप सभी लोगों को पता है। देखो भारत में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग रहा है ये कब से लगना शुरू हुआ? 1 जुलाई 2017 से यहाँ पर ये लगना शुरू होता है। उससे पहले इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। टैक्सेस मतलब सर्विस टैक्स, वैट, ऐसे मल्टीपल टैक्सेस। ये आप देखिएगा, एक सेकेंड रुको, कहाँ गया यार? ये आप लोग यहाँ पर देखोगे, पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्स लगा करते थे, वैट वगैरह हुआ करते थे अलग अलग। तो इन सब टैक्स को ख़त्म करके हमने डिसाइड किया कि इंडिया में जीएसटी लेकर आया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। यानी सब टैक्सेस को हटा के केवल उसकी जगह एक टैक्स लगेगा, वो होगा जीएसटी। अब जीएसटी के अलग अलग टाइप्स हैं। एक स्टेट जीएसटी है जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी, सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी, इंटीग्रेटेड जीएसटी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के ऊपर में। तो कुछ इस प्रकार के जीएसटी को डिफाइन किया गया। अब जब जीएसटी आई तो इसके अंदर में हमने 4 स्लैब रेट्स को रखा है। ध्यान रखिएगा कितने? 4 स्लैब रेट। जब जीएसटी स्टार्टिंग में आई थी तो 4 स्लैब रेट्स रखे गए थे कि भाई मान लो जो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद आइटम है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा है, इस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो थोड़ा सा और लग्जरी आइटम है उस पर सबसे कम 5% टैक्स लगेगा, 5% जीएसटी। जो इससे भी लग्जरी आइटम है उस पर 12% जीएसटी लगेगी। फिर इससे भी लग्जरी आइटम है उस पर 18%, आज देख पाओगे ज़्यादातर चीज़ों पर 18% जीएसटी लगती है। फिर इससे भी बहुत महंगा आइटम है, एसी है, कार है, वैसी बहुत सारे आइटम्स हैं लग्जरी आइटम्स, उस पर फिर सीधा 28% जीएसटी लगेगी। तो ये 4 स्लैब रेट्स बनाए गए थे ना, याद होगा, जीएसटी में 5%, 12%, 18%, 28%। तो सरकार का प्रपोजल है कि भाई हमें ये नंबर्स के अंदर बदलाव करना है, बदलाव करके हम टैक्सेस को कम करना चाहते हैं। अब किस प्रकार से कम होगा? इसमें से ये जो 4 स्लैब रेट हैं, इन 4 स्लैब रेट में से दोस्तों 2 रेट्स हटाए जाने की बात हो रही है। अभी हटाए नहीं गए लेकिन बात हो रही है हटाए जाएंगे। कौन कौन से हटाए जाएंगे इसमें देखिएगा। इसमें एक तो यहाँ पे हटाया जाएगा 12%, दूसरा 18%, सॉरी 28%। समझ गए? तो ये देखिए दोस्तों, ये जो नया सिस्टम आ रहा है इसमें 2 टैक्सेस को पूरी तरह से हटाने वाले हैं। पहला होगा 12%, दूसरा होगा 28%। जो मेंटेन रखने वाले हैं, रिटेन करके रखने वाले हैं, वो 5% और 18% होगा। ठीक है, तो जो आइटम्स हमारे लिए हैं, अब तो सर वैसे तो 4 स्लैब रेट्स ही होंगे लेकिन ये 12 और 28 हटा देंगे। 12-28 को हटाने की जगह पर नए 2 परसेंटेजेस आएंगे। एक तो होगा हमारा लेस देन 1%, ध्यान रखना कौन सा होगा एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा मेंशन भी किया हुआ है।
कहाँ पर मेंशन किया गया है ये आप देख पाओगे। जो नया होगा वो लेस देन 1% होगा, यानी 1% से कम यहाँ पे कुछ आइटम्स होंगे उसमें रखा जाएगा, उसमें टैक्स लगेगा। और जो चौथा होगा वो होगा नया 40%। कहोगे सीधा इन्होंने 40% कर दिया है भाई, जीएसटी को और ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जो 40% वाला जो टैक्स जीएसटी लगेगा वो केवल 5 से लेकर 7 चीज़ों पे लगेगा, केवल 5 से 7 चीज़ों पे, उससे ज़्यादा चीज़ों पर 40% जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो हमारी 5 और 18% वाली स्लैब रेट बची है ये मेन स्लैब रेट है, ज़्यादातर चीज़ें ज़्यादातर आइटम इसी में रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये कहते हैं 12 और 28%, यानी 12 और 28%, ये जो मैंने ग्रीन कलर से मेंशन कर रखा है 12 और 28%, ये दोनों हटाने की बात हो रही है। ठीक है, कि इसको हटा दिया जाएगा बहुत जल्दी। और इसमें से मतलब इसमें जो आइटम आते हैं इसके 99% आइटम, जैसे 12% में जो है मतलब 99% आइटम, क्योंकि क्वेश्चन तो यही होगा सर आज 12% जिस पे जीएसटी लग रही है वो आइटम फिर कहाँ जाएंगे, उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो जो आइटम 12% में होंगे वो 99% आइटम सारे के सारे 5% वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, समझ गए। और जो आइटम 28% के होंगे, 28% में होंगे, वो 90% आइटम वो 18% वाले में चले जाएंगे, क्योंकि 28% हट जाएगी तो इसके आइटम 18% में चले जाएंगे, 12% हट जाएगी तो इसके आइटम 5% में चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर 40% इसलिए लाया गया है, केवल 5 से 7 आइटम ऐसे होंगे जिस पे 40% टैक्स लगाया जाएगा। तो जब नया बदलाव होगा तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कुछ ऐसे ही बदलाव करने की बात हो रही है रिगार्डिंग दिस जीएसटी। तो मैंने आपको जीएसटी के बारे में बता दिया। पहले ये वाले रेट हुआ करते थे 0%, 5, 12, 18, 28%, इसमें से 12, 28 हटाने की बात की गई, एक लेस देन 1% लाने की बात की गई और दूसरा 40% लाने की बात की गई। 28% से हटेगा जो भी आइटम, जब 28% हट जाएगा तो जिस भी आइटम पर जब ये 12% टैक्स हटेगा तो जिस भी आइटम पे 12% लग रहा होगा वो सब आइटम 5% में चले जाएंगे, 99% आइटम्स। और जिन आइटम्स के ऊपर 28% लग रहा था उसके 90% आइटम्स पे 18% जीएसटी लगने लगेगा, क्योंकि जब ये 28-12 हट जाएगा तो कुछ ना कुछ तो टैक्स लगाना है, इस तरीके से लगाया जाएगा। बाकी जीएसटी को मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, मीटिंग करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल होता है, पता होगा। यह हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 279A के अंदर में जीएसटी काउंसिल के बारे में मेंशन कर रखा है, जहां पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, किस पे टैक्स लगाना है, किस पे टैक्स हटाना है। ये सारे के सारे डिसीजन सर जीएसटी काउंसिल में ही लिए जाते हैं। नाउ आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पाएंगे दोस्तों, उसी तरीके से मतलब जीएसटी को लेकर अगर कोई विवाद है, डिस्प्यूट है स्टेट्स या सेंटर के बीच में, तो वो केस हमारा अपीलेट ट्राइब्यूनल देखता है। तो वो अपील के लिए ट्राइब्यूनल में जाते हैं। वो सब छोड़ो, हमारे लिए इतना काम का है नहीं। ये देखिए यूपीएससी का 2017 का प्रश्न है। ये प्रश्न आपका कहता है व्हाट एज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू कर देंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। पहला, क्या इससे जो पहले बहुत सारे टैक्सेस, मल्टीपल टैक्सेस लगते थे वो सारे हट जाएंगे, उसकी जगह केवल एक जीएसटी आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है क्या ये ड्रास्टिकली, बहुत तेज़ी से जो भारत का घाटा है उसको कम कर देगा, इससे बहुत सारी विदेशी कमाई होनी शुरू हो जाएगी। या फिर थर्ड कहता है कि क्या इससे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर भारत की इकॉनमी ग्रो होगी, इससे हम चाइना को ओवरटेक कर देंगे आने वाले समय पर, भविष्य में क्या ये होने वाला है। तो दोस्तों इसमें पहला ही स्टेटमेंट बस सही है। क्यों? क्योंकि जीएसटी ने मल्टीपल टैक्स को रिप्लेस किया है। जैसे आपने समझा, बहुत सारे टैक्स, वैट वगैरह, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो हट के जीएसटी लगा। बाकी ये दो स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी का करंट अकाउंट डेफिसिट से कुछ लेना देना है नहीं, वो व्यापार से लेना देना है। बाकी आप लोग देखोगे चाइना को नियर फ्यूचर में जीएसटी के माध्यम से ओवरटेक कर दिया जाएगा। ये कोई फैक्चुअल एविडेंस पे नहीं है, कोई कठोर सबूत नहीं है कि हाँ हम लोग चाइना को ओवरटेक कर देंगे। चाइना को ओवरटेक करने के लिए केवल जीएसटी नहीं और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे हमें बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर सेशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है अपने नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए, इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।